द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, जो फोर्स हमें बाइंड रखता है अर्थ से, मतलब एक फोर्स है ना जिसकी वजह से हम अर्थ पे रुके हुए हैं, हम अर्थ से अंदर की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, हम बाहर की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे हम रुके हुए हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो हमें बांधे रखे हुए है, तो वो फोर्स भी हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सारी चीजें क्या है, हम ये ग्रेविटेशन के द्वारा ही एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के चारों ओर क्या होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं ना, मोशन करते हैं ना, तो वो भी हम ग्रेविटेशन के द्वारा ही एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन सारी चीजों को क्या है पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, हमारा मून है और ये क्या है, अर्थ है। अगर इनके बीच में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो जो मून है ना वो क्या करता, वो रिवॉल्व ना करता चारों ओर, फिर क्या करता, मून जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल जाता। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो लगातार मूव करता रहता। जैसे कि गैलीलियो ने हमें बताया था कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो लगातार यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो अगर ये चंद्रमा हमारा, मून हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा ना, फिर वो रुकेगा तो है नहीं। गैलीलियो ने हमें पहले ही बता दिया, उसे ही हम लोग बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसी फोर्स को क्या बोल देंगे, सेंटीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे बताया कि जो चांद है वो पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है चांद पर एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किसमें कन्वर्ट हो गया है, सेंटीपिटल फोर्स में। ठीक है, तो एक सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के सेंटर की ओर एक सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से चांद रिवॉल्व कर रहा है। प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। तो यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है, कि आपके एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए हमने इसे हिंदी में भी लिख दिया है, सेम चीज समझाई हुई है। सूर्य के चारों ओर इसीलिए चलते हैं क्योंकि सूर्य और ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ग्रह की सूर्य के चारों ओर की कक्षा पूर्ण वृत्ताकार नहीं होती, पूरी सर्कुलर नहीं होती है, ये थोड़ी दीर्घ वृत्ताकार होती है, अंडाकार होती है, मतलब ये थोड़ी इलिप्टिकल होती है शेप में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर ग्रेविटेशन का थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने जाना है ग्रेविटेशन के फर्स्ट पार्ट में हमने ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमने जो फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूले पढ़े थे ना, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज जब हम थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, आज हम इसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कैसे कैसे किन किन जगहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा जाता है। ठीक है, ये सारी बातों को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना पार्ट थर्ड। देखिए क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस को आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन इन सेवरल फिनोमिनन। जो बहुत सारे ऐसे फिनोमिना होते हैं जिन्हें ग्रेविटेशन के द्वारा क्या होता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखिए कौन कौन से फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अर्थ जो है, अर्थ के चारों ओर क्या करता है, मून जो होता है वो मोशन करता है, तो उसे भी कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ग्रेविटेशन के माध्यम से। देखिए द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। अब हम देखते हैं ये कौन कौन से फिनोमिना को आखिर एक्सप्लेन करेगा। तो फर्स्ट देखिए द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो अर्थ के अराउंड मून का मोशन होता है वो भी हम ग्रेविटेशन से ही एक्सप्लेन किया जाता है। सेकंड देखिए क्या और चीजें हम जान सकते हैं ग्रेविटेशन की वजह से। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। जो फोर्स हमें बाइंड रखता है अर्थ से, मतलब एक फोर्स है ना जिसकी वजह से हम अर्थ पे रुके हुए हैं, हम अर्थ से अंदर की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, हम बाहर की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे हम रुके हुए हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो हमें बांधे रखे हुए है, तो वो फोर्स भी हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सारी चीजें क्या है, हम ये ग्रेविटेशन के द्वारा ही एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के चारों ओर क्या होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं ना, मोशन करते हैं ना, तो वो भी हम ग्रेविटेशन के द्वारा ही एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन सारी चीजों को क्या है पढ़ने वाले हैं। और द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। मून और सन की वजह से जो टाइड्स होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, देखिए तो सबसे पहले आज हम शुरू कर लेते हैं मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मून का जो मोशन है अर्थ के अराउंड पे वो कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहला इसका हमने आपको बताया था, तो सबसे पहले आज हम ये जान लेंगे कि मून का मोशन कैसे होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज हमने आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो चलिए देखिए द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स। मून क्या करता है, सन के चारों ओर घूमता है। ठीक है, और किस वजह से घूम पा रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया, देखिए द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स।
ये तो हमें पहले से पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जब दो बॉडी, अगर दो ऑब्जेक्ट है या दो बॉडी है तो वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाती है, अट्रैक्शन फोर्स, जिन्हें हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर कोई फोर्स लगा रही होगी ना, वही फोर्स क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, अर्थ्स ग्रेविटी कंटिन्यूअसली पुल्स द मून टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगातार क्या करता रहता है, चांद को, चंद्रमा को अपनी तरफ घसीटता रहता है। बिकॉज ऑफ दिस पुल द मून कीप्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, देखिए ये है हमारी पृथ्वी और ये है चांद, ये क्या है, लगातार क्या है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वो अपना घूमता जाएगा, हम आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ा चुके हैं मोशन में कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, हर पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर अगर चांद था तो उसकी डायरेक्शन ये थी, अब यहाँ पर पहुंच गया तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो हर समय क्या है, डायरेक्शन बदल रही है। स्पीड सेम हो सकती है, मान लीजिए चंद्रमा जो है सूर्य के चारों ओर एक यूनिफॉर्म स्पीड से ही मोशन कर रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक, if there were no gravitational force the moon would not revolve around the earth। ये कह रहे हैं अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में ना होता, ये क्या है, हमारा मून है और ये क्या है, अर्थ है। अगर इनके बीच में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो जो मून है ना वो क्या करता, वो रिवॉल्व ना करता चारों ओर, फिर क्या करता, मून जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल जाता। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो लगातार मूव करता रहता। जैसे कि गैलीलियो ने हमें बताया था कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो लगातार यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो अगर ये चंद्रमा हमारा, मून हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा ना, फिर वो रुकेगा तो है नहीं, गैलीलियो ने हमें पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे ये पृथ्वी जो है उस पर, मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही, इसलिए ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है उसके चारों ओर। इंस्टीड इट वुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद द सेम स्पीड ड्यू टू द इनर्शिया। वरना वो क्या करता, अपनी बॉडी, अपने वेट की वजह से रिवॉल्व ना करता। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना लग रहा होता तो मून जो है वो पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व ना कर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में निकल जाता। ठीक है, ये तो चलिए पॉइंट्स पढ़ लिए। अब जरा डायग्राम से समझते हैं कि जो हमने ऊपर समझा वो क्या था। ठीक, सबसे पहले देखिए हमने बताया चांद, ये जो हमारा मून है ये क्या करेगा, ये पृथ्वी के ऊपर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं जिन्हें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ओके, देखिए जो पृथ्वी है वो भी फोर्स लगाएगी, वो भी फोर्स लगा रही है। ठीक है, लेकिन जो चांद है ना वो जो है वो छोटा है, मास में कम है, तो उसका फोर्स इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन पृथ्वी क्या है, ज्यादा फोर्स लगाएगी। ठीक है, पृथ्वी क्या कर रही है, चांद को अपनी तरफ घसीट रही है ना, चांद को अपनी तरफ घसीट रही है, तो एक फोर्स लगाती है जो पृथ्वी के सेंटर की तरफ लग रहा है। ओके, उसे ही हम लोग बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसी फोर्स को क्या बोल देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे बताया कि जो चांद है वो पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है चांद पर एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किसमें कन्वर्ट हो गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। ठीक है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से चांद रिवॉल्व कर रहा है। सेकंड बात क्या आई थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिला, इनके ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो पृथ्वी चंद्रमा पर लगा रही है उस ग्रेविटेशनल फोर्स से ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिला। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिला हुआ है, इसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल गया। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है वो चारों ओर ऐसे से गोल गोल क्यों चक्कर लगा रहा है, क्योंकि ये अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसे क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करते चले जाना चाहिए, लेकिन ये मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स से पृथ्वी जो है चंद्रमा को एक फोर्स लगाकर अपनी तरफ घसीट रही है। ठीक है, आपने एक एग्जांपल देखा होगा, आप जैसे एक डोरी में एक बॉल को बांध दो और फिर से ऐसे करके घुमाओ। ठीक है, जब घुमाओगे ना तो वो आप उसे अपनी तरफ एक फोर्स से घसीट रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, वो मतलब वो एक स्ट्रेट पाथ पर ना जाकर वो ऐसे चक्कर लगा रहा है, मतलब गोल गोल घूम रहा है। जैसे ही आप उसे एक पॉइंट पर छोड़ दोगे, मान लीजिए आपने जो फोर्स लगाया रखा था उसे कम किया, उसे ढील दे दी, ठीक है, छोड़ दिया उसे, तो वो क्या होगा, जिस पाथ पर आप, जहां पे आप छोड़ेंगे, जिस पोजीशन पे, जैसे अगर ऐसे सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा था, ऐसे इस पाथ पर आपने छोड़ा तो ये इस डायरेक्शन में निकल जाएगा, यहाँ पर छोड़ा आपने तो ये इस डायरेक्शन से निकल जाएगा, मतलब वो जिस डायरेक्शन में आप उसे छोड़ेंगे वो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पर मूव करता चला जाएगा। उसी तरह से ये हमारा मून भी है, अगर पृथ्वी जो है उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाकर ना घसीटे अपनी तरफ तो ये क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ पर मूव करता हुआ निकल जाएगा। और ये कैसे घूम क्यों रहा है, रिवॉल्व क्यों कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो मून पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है।
इसकी वेलोसिटी में चेंजमेंट आता है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है तो वो क्या होता है, वो हमें क्या होता है, रिवॉल्व करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा कि किस तरह से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है वो मूव करता है। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, चंद्रमा अपनी केंद्राभिमुख बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है। केंद्राभिमुख मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्राभिमुख। ओके, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी सेम चीज लिखी हुई है। ओके, अब चलिए सेकंड वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना। क्या लिखा हुआ है, मोशन ऑफ अ प्लैनेट्स अराउंड द सन। अभी हमने पढ़ा कि अर्थ के चारों ओर मून का रिवॉल्यूशन पढ़ा हमने, किस तरह से मून घूमता है। अब हम देखेंगे प्लैनेट्स क्यों हैं जो अराउंड द सन, सन के चारों ओर बहुत सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, अर्थ भी होता है उसमें, जुपिटर भी होता है, वेनस भी होता है, तो वो सारी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, तो वो कैसे कर रही हैं। ठीक है, देखिए प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स। जैसे अभी मून और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था ना, उसी तरह से सन और प्लैनेट्स के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, द पाथ ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज नॉट परफेक्ट सर्कुलर, मतलब सर्किल नहीं है जो पाथ है। मतलब अगर आप समझते हो कि जो ऐसे करके द पाथ ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो हमारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका पाथ अगर आप बोले कि सर्कुलरली वो मूव कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो कैसा, थोड़ा सा इलिप्टिकली मूव कर रहे हैं। कैसे हैं, उनका जो आकार है इलिप्टिकल है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, देखिए अगर हम आपको दिखा दें कि किस तरह से इलिप्टिकल है, तो कुछ इस तरह से इलिप्टिकल है। देखिए सर्कल क्या होता है, सर्कल तो ऐसे होता है ना, यहाँ है कोई, यहाँ पे है, तो ऐसे कोई चीज ऐसे मूव कर रही सर्कल, अगर कोई चीज ऐसे मूव कर रही है तो उसे आप सर्कल तो नहीं कहेंगे ना, तो ये सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज की बात की है कि सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ प्लैनेट्स ऑल्सो पुल द सन विद द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी दो बॉडीज हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अगर पृथ्वी सूरज के ऊपर, अगर पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर लगा रही है फोर्स, तो चंद्रमा भी तो पृथ्वी के ऊपर लगा रहा होगा। उसी तरह से अगर सूर्य, सन जो है वो प्लैनेट्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल जो हमारे प्लैनेट्स वो भी तो सन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, वो फोर्स कैसा होता है, इक्वल होता है और अपोजिट होता है। क्योंकि अगर हम एक बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो दूसरी बॉडी अगर मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी तो हम दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगी ना। मान लीजिए एक बॉडी ए है, एक बॉडी क्या है, एक बॉडी बी है, ए ने बी की तरफ फोर्स लगाया और बी ने ए की तरफ, तो अपोजिट हो गई ना डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाती है, डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, मगर फोर्स इक्वल होते हैं। बट द सन डज नॉट, ये न्यूटन ने अपने थर्ड नियम में बताया था। ठीक है, डज नॉट मूव मच बिकॉज इट मास इज वेरी लार्ज। देखिए अब तो दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो सिर्फ की सिर्फ जो प्लैनेट्स हैं वो क्यों मूव कर रहे हैं, सन क्यों नहीं मूव कर रहा है। हमने बताया दोनों फोर्स लग रहा है तो दोनों चीज़ों को मूव करना चाहिए, है ना, मगर ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखिए हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू ma होता है, ये हमने आपको न्यूटन के सेकंड लॉ में प्रूव करके दिखाया था फॉर्मूला। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर a की वैल्यू निकालें तो a इज इक्वल्स टू f अपॉन m आएगा। यहाँ पे आपको देखना है a और m के बीच में, मतलब जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ना उसका मास कम होगा। एक्सेलरेशन मतलब चक्कर काटना, घूमना। ठीक, सिंपल आप समझिए, एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन अगर किसी बॉडी में होगा तो वो उतना ही ज्यादा रिवॉल्व करेगी। ठीक, अभी क्या है, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अगर कोई चीज को रिवॉल्व कराना है, बताइए, हमने कहा रिवॉल्यूशन का मतलब रिवॉल्व कराने का मतलब क्या है कि आपका एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन आपको ज्यादा चाहिए, तो मास कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, सो व्हेन मास इज वेरी लार्ज एक्सेलरेशन बिकम्स वेरी स्मॉल, देयरफॉर द सन अपीयर्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी। अभी जो सन का हमारा मास होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है प्लैनेट्स के मुकाबले, तो बहुत ज्यादा होता है, तो प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हुए दिखते हैं, लेकिन सन नहीं दिखता है। क्यों, सन का मास जो होता है वो बहुत ज्यादा, एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन कम हो जाने से सन जो होता है वो घूमता हुआ नहीं दिखता है, सन हमें ऑलमोस्ट स्टेशनरी दिखता है, जबकि जो प्लैनेट्स हैं उनका मास सन के कंपैरिजन में कम है तो बहुत ज्यादा, मगर सन के कंपैरिजन में कम है, इसलिए वो ऐसा लगता है कि वो मतलब क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सन स्टेशनरी हमें महसूस होता है कि वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पे और समझ में आ गया कि किस तरह से जो है प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। तो यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कि आपके एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए हमने इसे हिंदी में भी लिख दिया है, सेम चीज़ समझाई हुई है। सूर्य के चारों ओर इसीलिए चलते हैं क्योंकि सूर्य और ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ग्रह की सूर्य के चारों ओर की कक्षा पूर्ण वृत्ताकार नहीं होती, पूरी सर्कुलर नहीं होती है, ये थोड़ी दीर्घ वृत्ताकार होती है, अंडाकार होती है, मतलब ये थोड़ी इलिप्टिकल होती है शेप में। ठीक है,
न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, थर्ड लॉ के अनुसार, ग्रह भी सूर्य को समान परिणाम और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था कि अगर एक बॉडी किसी दूसरे पर फोर्स लगाएगी तो सेम बॉडी, जो पहली वाली बॉडी है, उस पर भी उतना ही फोर्स मगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हमने नाव वाले एग्जांपल्स पढ़े थे। जब हम चलते हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ ही फॉलो होता है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे। तो उसी वजह से क्या होता है, दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि मास एक चीज का कम है और दूसरी चीज का बहुत ज्यादा है, जिस वजह से अनबैलेंस हो जाता है। तो एक्सेलरेशन में चेंजमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से एक चीज हमें घूमती हुई दिखाई देती है और एक चीज हमें रुकी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसीलिए जब द्रव्यमान बहुत अधिक हो जाता है तो त्वरण जो होता है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, बहुत कम हो जाता है। इसीलिए सूर्य लगभग स्थिर प्रतीत होता है, रुका हुआ लगता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कोई प्लैनेट जो होता है रिवॉल्व करता है, किस तरह से मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया है ना, तो आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं और इनके आंसर अपने आप से समझने हैं। क्या आप इनके आंसर निकाल पा रहे हैं? आपको जरूर चेक करना है अपने आप को। ठीक है, ये सेल्फ चेकिंग है, आपको खुद चेक करना है अपने आप को कि आप ये कर पा रहे हो क्वेश्चन के आंसर या नहीं। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, अर्थ अट्रैक्ट मून ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करता है मून को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। डज द मून ऑल्सो अट्रैक्टेड अर्थ, क्या जो मून है वो भी अट्रैक्ट करता है अर्थ को? ये आप कर दीजिए, क्या कह रहा है, डज मून ऑल्सो अट्रैक्टेड अर्थ, क्या मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? आपको ये बताना है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि जो अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है क्या मून भी क्या होता है, अर्थ को अट्रैक्ट करता है। देन व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव अराउंड द सन, तो अर्थ क्यों नहीं मूव करता? अभी हमने आपको प्लैनेट्स के केस में समझाया ये चीज, आपको सेम वही कॉन्सेप्ट समझना होगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ हमने पृथ्वी और चंद्रमा को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर ड्यू टू अर्थ बिकम जीरो, अगर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स जीरो कर दिया जाए, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है ना चंद्रमा पे, तभी तो चंद्रमा रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स में जो कन्वर्ट हो जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर वो चीज जीरो कर दी जाए ग्रेविटेशनल फोर्स को, विल द मून स्टिल कीप मूविंग अराउंड द अर्थ, तब भी क्या चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा? ये आपको बताना है। ठीक है, क्या घूम सकेगा या नहीं घूमेगा? ठीक है, तो इन दोनों ही आंसर्स को आपको सोचना है, क्योंकि जो हमने चीजें आपको पहले पढ़ाई ना, उन्हीं दोनों को सोच समझ के आपको उन्हीं चीजों को याद करना है, आपको पढ़ना है पहले उन टॉपिक्स को, फिर आपको बताना है। ठीक है, इसके आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।